अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मायरा है। ये कहानी जो मैं अब सुनाने वाली हूँ, इससे मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है। ये एक ऐसे वाक़ये की दास्तान है जो सिर्फ़ एक याद बनकर नहीं रहा, बल्कि मेरी हर सोच, हर जज्बात और मेरी पूरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल गया। आज भी जब उस रात का मंज़र आँखों के सामने आता है तो एक अजीब सी ठंडक मेरी रूह तक महसूस होती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मेरी ज़िंदगी का वो सच है जो कभी ना कभी किसी ना किसी को सुनाना ज़रूरी है। उस वक्त मैं सिर्फ 19 साल की थी, एक आम सी तालिबे इल्म जो यूनिवर्सिटी के पहले साल में नए दोस्तों और नए तजुर्बों का मज़ा ले रही थी। हम सब नए जज्बों से भरे हुए थे और हर नई चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते थे। हर एडवेंचर का शौक़ भी कुछ ज़्यादा ही था। मेरे दोस्तों की एक छोटी सी ग्रुप थी, सिर्फ 4 लोग। हम अक्सर यूनिवर्सिटी की छुट्टी के बाद कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते। कभी चाय के ढाबे पे बैठकर देर तक बातें करते, कभी किसी सुनसान जगह पर एडवेंचर ढूंढने निकल जाते। एक दिन हमें एक अजीब सा ख्याल आया। हमने फैसला किया कि क्यों ना कुछ नया किया जाए, कुछ ऐसा जो यादगार हो। हमने सुना था कि हमारी यूनिवर्सिटी के पीछे एक पुरानी कब्रिस्तान है, एक ऐसी जगह जो पुराने ज़माने से वहाँ मौजूद है, जिसमें अक्सर लोग अकेले जाने से घबराते हैं। ये जगह सिर्फ एक आम कब्रिस्तान नहीं थी, बल्कि इसके बारे में बहुत सी कहानियाँ मशहूर थीं। कहते थे कि रात के अंधेरे में यहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी कभी कोई परछाई तेज़ रफ्तारी से गुजरती महसूस होती है। हमें लगा ये सिर्फ अफवाहें हैं, सिर्फ लोगों के दिमाग की सोच। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना खुद वहाँ जाकर देखा जाए। हमने अपने फ़ोन्स और एक पुरानी टेप रिकॉर्डर उठाई, ताकि अगर कोई अजीब चीज़ महसूस हो ताकि हम उसको रिकॉर्ड कर सकें। ये सिर्फ एक मजाक समझकर शुरू किया गया था, लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उस रात जो होने वाला था वो सिर्फ एक एडवेंचर नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा और खौफनाक तजुर्बा बन जाएगा। ये कब्रिस्तान अब इस्तेमाल नहीं होता था, वो सिर्फ वीरान पड़ा रहता था। इस जगह को देखकर ऐसा लगता था जैसे कब्रों के पत्थर भी वक्त के साथ साथ थक चुके हैं। झाड़ियाँ हर तरफ फैल चुकी थीं और बहुत ही कब्रें झुकी या टूटी हुई नज़र आती थीं। चांदनी रात की हल्की रोशनी इन कब्रों पर गिर रही थी, लेकिन इस रोशनी में भी एक अजीब सी उदासी थी। ये सिर्फ एक पुरानी जगह नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे ये जगह किसी राज को छुपाए बैठे है। मेरे दोस्त आदिल ने ये तजवीज़ दी थी कि हम सब मिलकर वहाँ जाएं और देखें कि क्या वाकई वहाँ कुछ है। आदिल हमेशा एडवेंचर का शौकीन रहा है और उसके लिए ये सिर्फ एक मामूली एडवेंचर था, लेकिन मुझे नादिया की शक्ल पर एक हल्की सी घबराहट नज़र आई। वो थोड़ा झिझक रही थी, मगर जब शान और अदील ने भी इस बात पर रजामंदी दे दी तो वो भी हमारे साथ हो गई। हमने फैसला किया कि अगर हमने सच में कुछ रिकॉर्ड करना है तो रात का 12 बजे का वक्त बेहतरीन होगा। ये वो वक्त होता है जब हर जगह खामोशी छा जाती है, जब हर आवाज़ धीमी पड़ जाती है और जब अंधेरा अपनी गहराई से हर चीज़ को लपेट लेता है। रात के 12 बजे हम पांचों कब्रिस्तान के बाहर इकट्ठे हुए। हवा में एक अजीब सी सर्द महसूस हो रही थी, जो दिन के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही ठंडी लग रही थी। कब्रिस्तान के बाहर एक पुराना लोहे का गेट था, जो हल्के से धकेलने पर भी एक कड़कती हुई आवाज़ निकालता था। जब हम वहाँ खड़े थे, अचानक मेरी कमर में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। ऐसे लगा जैसे किसी ने हल्की सी उंगलियाँ मेरी कमर पर रख दी हों। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद ये सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि कोई चीज़ वहाँ मौजूद है, कोई जो सिर्फ हमें देख रही है बल्कि हमारे बीच से गुजर रही है। कब्रों के दरमियान एक मौजूदगी सी थी, जैसे कोई दीवार के पीछे छुप कर देख रहा हो या फिर कोई सांस लेने का इम्तिहान ले रहा हो। हवा एकदम से थोड़ी और सर्द हो गई और एक अजीब सी बदबू हवा में घुलने लगी, ऐसी बदबू जो पुरानी मिट्टी से भरी कब्रों से निकलती थी। मेरी जान सी जाने वाली थी, जैसे मेरे पैर वहाँ जम गए हों, जैसे किसी ने मुझे एक नज़र ना आने वाली जंजीर से जकड़ लिया हो। सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी, दिल इतना जोरों से धड़क रहा था
कि लगता था कि किसी भी वक्त सीने से निकल के बाहर आ जाएगा। हर एक हर्फ जो मेरे अंदर था, हर एक सोच, हर एक जज्बात चीख चीख कर मुझे रोक रहा था। कहीं ना कहीं एक अजीब सी आवाज़ दिल के किसी कोने से उठ रही थी, मायरा मत जा, वापस चली जा। लेकिन फिर एकदम आदिल की आवाज़ ने मुझे झटका दिया, मायरा जल्दी आओ। उसकी आवाज़ में एक बेचैनी थी, लेकिन उसके लफ्ज़ों में अब भी मजाक था, जैसे उसके लिए ये सिर्फ एक मस्ती थी, एक एडवेंचर। मगर मेरे लिए नहीं, मेरे लिए ये सिर्फ मस्ती नहीं थी। मुझे लग रहा था जैसे कोई छुपी नज़र मुझे देख रही है, जैसे कोई छुपी हुई ताकत इस इंतज़ार में है कि मैं पहला कदम अंदर रखूं। बाकी सब अपनी टॉर्चों के साथ अंदर चले गए थे। उनकी टॉर्च की रोशनी कब्रों पर पड़ रही थी और हर जगह छोटी छोटी परछाइयाँ हिल रही थी। ये परछाइयाँ सिर्फ हमारी टॉर्च की वजह से थी या शायद कुछ और भी था। मैंने बिना जज्बात को दबाए, मैं नहीं चाहती थी कि सब मुझे बुज़दिल समझें। हमने ये मस्ती के लिए प्लान किया था और अगर मैं यहीं रुक जाती तो सब मुझे मजाक का निशाना बनाते। ये सब सिर्फ मेरा वहम है, मैंने खुद को तसल्ली दी। लेकिन अब भी जब उस रात को याद करती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि ये सबसे बड़ा गलत फैसला था जो मैंने कभी किया। अगर मैं उस रात वहाँ से पलट जाती तो शायद जो कुछ भी हुआ वो ना होता, शायद हम सब भी वही होते जो उस रात कब्रिस्तान में जाने से पहले थे। लेकिन जो होने वाला था उसने सिर्फ मेरी सोच नहीं, मेरी पूरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देनी थी। यार ये जगह तो बहुत करीबी है, आदिल ने कहा अपनी टॉर्च कब्रों की गहरी सफ़ों की तरफ घुमाते हुए। उसकी आवाज़ में पहले जितना जज्बा नहीं था, जैसे अंदर ही अंदर उसे भी महसूस हो रहा हो कि हम किसी ऐसी जगह आ चुके हैं जहां हमें नहीं आना चाहिए था। हवा सर्द थी, लेकिन ये वो ठंडक नहीं थी जो आमतौर पर रात के वक्त महसूस होती है। ये एक अजीब सी सर्द लहर थी जो सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि अंदर तक सर्दी कर रही थी, जैसे कोई ना दिखने वाली चीज़ हमारे गिर्द लिपट ले रही हो। हवा में मिट्टी की एक बस छोटी सी महक थी, मगर उसके साथ एक और अजीब सी बू थी, पुरानी सीलन भरी। आसपास एक गहरी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो सिर्फ सुनने में नहीं महसूस होने वाली होती है, जैसे आसपास सब कुछ मुर्दा हो, सिर्फ हवा चल रही हो और कभी कभी कोई दूर कहीं पत्तों की हल्की सी सुरसराहट सुनाई देती थी। यही एक आवाज़ थी जो इस सुनसान जगह में ज़िंदगी की निशानी दे रही थी। ऊपर आसमान पर चांद छुपा हुआ था और इस वजह से हर चीज़ और ज़्यादा अंधेरे में डूबी हुई लग रही थी। जो थोड़ी बहुत रोशनी थी वो सिर्फ हमारी टॉर्च की थी, लेकिन इस अंधेरे में भी एक और चीज़ थी, एक अजीब सी गहरी धुंध जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। ये धुंध सिर्फ माहौल का हिस्सा नहीं लग रही थी, ये जैसे जानबूझकर बढ़ रही थी, जैसे कोई चीज़ इसके अंदर छुपकर हमें देख रही हो। मुझे अचानक दरवाजे का ख्याल आया। मैंने वापस मुड़कर देखा, मगर वहाँ सिर्फ अंधेरा था। वो लोहे का दरवाज़ा जो हमने खुद अपने हाथों से खोला था कहीं भी नज़र नहीं आया, जैसे वो यहाँ था ही नहीं, जैसे हम किसी और जगह आ चुके थे। हम कुछ और आगे चले और अचानक मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे हवा में कोई भी सांस लेने वाला नहीं है, जैसे सब चले गए हैं। मैं इधर उधर देखा और एक झटके के साथ मेरी सांस रुक गई। मैं अकेली थी, जो अभी तक मेरे साथ चल रहे थे, आदिल, अदील, शान और नादिया, वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। एक पल पहले जो आवाज़ें सुनाई दे रही थी वो एकदम ख़त्म हो चुकी थी। सिर्फ एक अंधेरा, एक अजीब सी हवा और एक अजीब सी बेचैनी थी जो धीरे धीरे मेरी सोच को अपनी लपेट में ले रही थी। आदिल, शान, नादिया, कहाँ हो तुम? मैंने ज़ोर से चिल्लाया। मेरी आवाज़ अंधेरे में खो गई। ये पहली बार था जब मुझे महसूस हुआ कि ये कोई आम माहौल नहीं है, ये सिर्फ रात की खामोशी नहीं थी, ये कोई और ही चीज़ थी। जैसे मेरी आवाज़ सिर्फ मेरे आसपास घूम रही हो, कहीं भी आगे ना जा रही हो। कोई जवाब नहीं आया। मेरी सांस तेज़ होने लगी, दिल की धड़कन इतनी ज़ोर से सुनाई दे रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ सीने में नहीं बल्कि सुनसान जगह की हवा में भी गूंज रही हो। मैं भागने लगी। उम्मीद थी कि वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, लेकिन जितना ज़्यादा मैं दौड़ती
उतना ही लगता जैसे मैं किसी दायरे में फंस गई हूँ, जैसे मैं किसी ऐसे रास्ते पर चल रही हूँ जो सिर्फ मुझे घुमाता जा रहा है लेकिन कहीं लेकर नहीं जाता। हर तरफ सिर्फ कब्रें थी, पुरानी टूटी हुई कब्रें जिन पर लिखे नाम भी धुंधले हो चुके थे, जैसे ये जगह किसी भूले हुए वक्त का हिस्सा हो जो अब सिर्फ यादों में ही बाकी रह गई हो। मैंने अपना मोबाइल निकाला ताकि किसी को कॉल करूं, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। नहीं, ये कैसे हो सकता है। मैंने मोबाइल हवा में उठाकर इधर उधर घुमाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ रही थी, हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी टॉर्च से चारों तरफ देखा, लेकिन सिर्फ कब्रें ही कब्रें नज़र आ रही थी। मेरी आंखों में आंसू भरने लगे। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ जाऊं। हर जगह एक जैसी लग रही थी और उस वक्त मुझे एक और चीज़ महसूस होने लगी, एक अजीब सी निगाह जो अंधेरे में छुपकर मुझे देख रही थी। तभी मैंने कुछ देखा, एक ऊंचा सा साया कम से कम 10 फुट लंबा। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। ये क्या है? पहले मुझे लगा कि कोई दरख्त होगा, शायद कोई पुराना शाखों से भरा हुआ दरख्त जो धुंध की वजह से अजीब लग रहा है। लेकिन फिर एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे पकड़ लिया। ये दरख्त जैसा लग रहा था, लेकिन इसका कोई असर हवा पर नहीं हो रहा था। हवा चल रही थी, लेकिन उस साए की कोई शाख हिलती नहीं नजर आ रही थी। मैं धीरे से आगे बढ़ी, अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन कुछ भी साफ नजर नहीं आया। धुंध इतनी गहरी थी कि टॉर्च की रोशनी जैसे उस साए तक पहुंच ही ना पा रही हो, जैसे रोशनी भी उसे छू नहीं सकती थी। कौन है वहां? मैंने हल्की सी आवाज में पूछा। शायद मेरे दोस्तों का मजाक हो, लेकिन मेरी अपनी आवाज ही मुझे अजीब लगी, कमजोर, बेचैन और एक अजीब सी गूंज के साथ। लेकिन फिर एक ऐसी चीज दिखी जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। उस साए के पैर नहीं थे, वो बस हवा में तैर रहा था, एक स्याह धुंध के गिर्द, जैसे कोई साया हवा में लटक रहा हो, जैसे कोई वजूद लेकिन बिना किसी असल जिस्म के, जैसे कोई चीज जो इंसानों की दुनिया का हिस्सा ही नहीं थी। मैं पसीने से भीग गई थी, दिल जोरों से धड़क रहा था। होश संभालने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे अपनी जगह जम गए थे। मुझे वहां से भागना चाहिए था, लेकिन मैं बस वहां बेबस खड़ी थी। फिर एकदम एक ठंडा सर्द एहसास मेरे पैरों पे हुआ, जैसे किसी ने मुझे पकड़ लिया हो। एक झटके से नीचे देखा और मेरी चीख निकलने वाली थी। एक सफेद हाथ जमीन के अंदर से बाहर निकल रहे थे, सूखा, पतला, जैसे मुर्दा मांस से ढका हो। उंगलियां लंबी पंजों की तरह मेरे पैर के गिर्द कस रही थी। एक पल की झलक थी, लेकिन इतनी तेज थी कि मैं समझ नहीं पाई कि ये सच था या कोई वहम। मैं जोर से गिर गई, हाथों से मिट्टी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जिसे भी देखा वो वापस जमीन में घुस रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ जमीन में जा रहा हो। मैंने सांस फुलाकर ऊपर देखा, वो साया गायब हो चुका था, लेकिन एक अजीब सी फिजा अब भी वहां थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, जैसे कोई अब भी यहीं कहीं हो। मैं सीधा उठती और भागती चली गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए था, ना दोस्तों की फिक्र, ना रात की परवाह, सिर्फ जान बचानी थी। मुझे सिर्फ यहाँ से निकलना था। अगर किसी तरह बच गई तो कभी भी वापस नहीं लौटूंगी। हवा तेज हो गई थी, जैसे कोई चीज़ मेरे पीछे दौड़ रही हो। हर एक सांस तेज और भारी लग रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ मेरे बिल्कुल साथ भाग रहा है। फिर वो आवाज़ सुनाई दी। धुंध के बीच वो चीखों की गूंज उठी। कोई जोर से चीख रहा था, लेकिन उस चीख में दुख नहीं था, मज़े की हंसी थी, जैसे कोई मज़े ले रहा हो, जैसे कोई मजाक उड़ा रहा हो। मेरी रूह कांप गई। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं सिर्फ एक मुर्दा कब्रिस्तान में नहीं थी, बल्कि किसी ऐसी जगह थी जो सिर्फ लाशों का नहीं, कुछ और का भी घर था। मैं जोर जोर से रोती हुई भागती गई, पैर पत्थरों से टकराते, कपड़े झाड़ियों में उलझने लगे, लेकिन मैं रुक नहीं सकती थी। मैं सिर्फ भाग रही थी, सिर्फ बचने के लिए। लेकिन जितना भी भागी, वही कब्रिस्तान हर जगह था, वही कब्रें, वही धुंध, वही सुनसान मिट्टी, जैसे मैं किसी फंदे में फंस चुकी थी। मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगी। फिर मेरी ताकत खत्म होने लगी, पैर धीरे होने लगे, सांस फूलने लगी और फिर मेरी आंखें बंद होने लगी। मैं ज़मीन पर गिर गई।
एक अजीब सी सुकून भरी ठंडक थी, जैसे मैं धीरे धीरे मिट्टी में समा रही हूँ। मुझे लगा कि अब बस ख़त्म हो गई है बात, अब कुछ और नहीं बचा। लेकिन जब आंखें खुली तो मैं कब्रिस्तान के बाहर थी, बस यूं ही। वही रात का अंधेरा था, लेकिन अब सिर्फ कीड़े मकोड़ों की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कोई चीख, कोई हंसी, कोई आवाज़ नहीं। मुझे लगा कि मैं सपना देख रही हूँ। लेकिन जब उठने लगी तो मेरी कमर और घुटनों के पीछे एक अजीब सी जलन महसूस हुई। मैंने नीचे देखा, मेरी खाल जो थी वो लाल हुई हुई थी, जैसे किसी ने ज़ोर से मुझे पकड़ा हो। और सिर्फ लाल निशान नहीं, बल्कि वाजिया हाथों के निशान दिख रहे थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं वहाँ से बाहर कैसे आई, कौन मुझे वहाँ से लेकर आया। मेरा दिल एकदम से दबने लगा। तभी मुझे फिर वो दिखा, उसी फोग में वो ऊंचा साया, एक दरख्त के पास हवा में तैरता हुआ, जैसे वो मुझे देख रहा हो। और फिर वो गायब हो गया। क्या उसी ने मुझे यहाँ से निकाला था? मैं कुछ कह नहीं सकती थी। अगर उस साये ने मुझे वहाँ से निकलने दिया तो क्यों? अगर वो एक बुरा साया था तो मुझे क्यों छोड़ा? अगर वो अच्छा था तो मेरे दोस्तों को क्यों ले गया? मेरे जहन में लाखों सवाल घूम रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। लेकिन एक बात तो थी, मैं शुक्रगुजार थी कि मैं जिंदा थी। लेकिन ये कहानी किसी अच्छे अंजाम पर ख़त्म नहीं होती। मेरे दोस्तों का कोई पता नहीं चला, ना आदिल, ना शान, ना नादिया और ना ही अदील। पुलिस ने हर जगह तलाश की। कब्रिस्तान को पूरी अच्छा तरह से देखा गया, सीसीटीवी देखी गई, उनके घर वालों से पूछा गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जैसे वो सब बस हवा में घुल गए हों, एकदम से गायब, जैसे कभी थे ही नहीं। मैंने शहर छोड़ दिया, अपनी यूनिवर्सिटी बदल दी, अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ अपनी नई ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही हूँ, उस रात को भूलने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन कभी कभी मैं अब भी उस रात का डरावना ख्वाब देखती हूँ। एक बहुत गहरी धुंध, कोई भुलाता हुआ वो लंबा सा साया और उस हल्की सी हंसी, जैसे कोई मज़े ले रहा हो। मुझे अपने दोस्तों की याद आती है। मैं उन्हें भूलना नहीं चाहती, लेकिन याद करने से सिर्फ दुख होता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाऊंगी। लेकिन एक बात मैं हमेशा याद रखूंगी, जो भी था, जिसने मेरी जान बचाई, उसका एक अजीब सा मकसद था। शायद वो मुझे छोड़ना चाहता था, शायद वो चाहता था कि मैं इस बात को दुनिया तक ले जाऊं, शायद ये सिर्फ एक खेल था। लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, कुछ ना कुछ तो हमेशा होता है डर के लिए। ये था मेरा वाकया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अस्सलाम वालेकुम। ये वाकया पाकिस्तान के शहर एबटाबाद की एक छोटी सी बस्ती सैदपुर में हुआ था। हम यहाँ नए नए आए थे और एक नया घर ख़रीदा था जो हमें पसंद आया था, लेकिन किसी तारीखी वजह से नहीं। कुछ महीने सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फिर हमारे साथ वाले हमसाये ने अपना बगीचा खोदना शुरू किया ताकि वो ज़मीन बराबर कर सके। इस खुदाई में उनके मज़दूरों ने पत्थर का एक पुराना सुरंग का दरवाज़ा दरियाफ्त किया जो पहाड़ी के अंदर की तरफ जा रहा था। इसके बाद मेरे घर में अजीब चीज़ें होने लगी। सबसे पहले ऊपर के बाथरूम में, जो उस सुरंग के बिल्कुल सामने था, मुझे एक दोस्त ने प्लास्टर की समुद्री शेल दी हुई थी जो काफ़ी बड़ी थी और तकरीबन काफ़ी भारी। उनके पीछे छोटी सी तार लगी होती थी ताकि उन्हें दीवार पे लटकाया जा सके। मैं अकेली थी जब मैंने ऊपर से ज़ोर की आवाज़ सुनी। 3 शेल दीवार पे जो लगे हुए थे वो ज़मीन पर गिर गए थे। मैंने सोचा शायद मैंने ठीक से नहीं लटकाए होंगे, लेकिन एक शेल पूरे कमरे के पार जाकर टॉयलेट के पीछे साफ तरीके से रखा हुआ मिला, बगैर टूटे, लगभग 10 फुट दूर। मेरे पास कोई वजाहत नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होगा। मैंने उन्हें वापस लटका दिया और अपना काम जारी रखा। कुछ दिन बाद जब मैं काम के लिए तैयार हो रही थी, मेरा बेटा स्कूल जा चुका था और मेरा शौहर कुछ घंटे पहले निकल चुका था अपनी जॉब के लिए। मैं तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे से निकली, मुझे हल्की सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। लफ्ज़ों का पता नहीं चल रहा था,
लेकिन लग रहा था जैसे कोई दूर से बात कर रहा हो। मेरा बेटा छोटा था, जो कि मुझे लगा शायद वो स्कूल जाने से पहले टीवी खुला छोड़ गया है। मैंने चेक किया, लेकिन टीवी भी ऑफ था और रेडियो भी। न जाने वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी। सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद थीं। घर के बाहर कोई गाड़ी भी नहीं थी जिससे ये आवाज़ आ रही हो। मैंने देखा, लेकिन हमसायों का मज़दूर अभी आया नहीं था। मैंने घर के बाहर जाकर भी देखा, लेकिन कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। कोई वाजिया वजह नहीं मिली मुझे। लेकिन मुझे लगा कि शायद हवा में किसी जगह से आवाज़ आ रही हो। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन मैं ख़ुद को संभालती रही। फिर मैं वापस किचन में आई, जो कुछ देर पहले तक एक पुरसुकून जगह थी मेरे लिए। लेकिन सिर्फ 30 सेकंड में जब मैं बाहर गई, किचन के तमाम ड्रॉवर्स और कपबोर्ड्स खोले हुए मिले। कुछ पूरे खुले थे और कुछ थोड़े से, जैसे किसी ने हर एक चीज़ देखने की कोशिश की हो। मैं डर गई और सब कुछ बंद करके घर से निकल गई। कुछ दिन बाद हमसाये ने फैसला किया कि वो पुराने पत्थर की सुरंग अब इतनी अनस्टेबल है कि उसे भर देना चाहिए। जब से वो सुरंग बंद की गई, घर में कभी कोई वाजिया वाक़या नहीं हुआ। बस कुछ हफ्ते बाद जब मैंने फेंस के पास खड़े होकर हमसायों से बात कर रही थी, तो उनके नए गार्डन डिज़ाइन की तारीफ़ की। वो हंसकर बोले कि सुरंग तो ठीक थी, लेकिन उससे निकलकर उनके घर में घूमने वाले भूतों को सहना मुश्किल हो गया था हमारे लिए। पता चला कि ये छोटी सी बस्ती एक वक्त में एक अजीम जंग का मरकज़ थी। इधर काफ़ी लोग मारे गए थे। मुझे नहीं पता कि ये छोटी सी हाथ से बनाई गई सुरंग किस लिए यूज़ होती थी। मैं ऐसे पैरानॉर्मल वाक़यात पे शक रखती हूँ, लेकिन ये सब मेरे साथ वाकई में हुआ था और अब तक मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिला। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।